हेलो मेरे प्यारे यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप लोग। आशा करता हूँ आप लोग ठीक होंगे। तो आपके अपने केमिस्ट्री स्टडी चैनल पे आपका स्वागत करते हैं। तो आज हम आपके लिए लेके आए थे क्लास 11th के कंपाउंड्स के बारे में और मिक्सचर्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो अभी तक आपने देखा मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड्स के बारे में। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे, आप अपनी नोटबुक और पेन रेडी रख लीजिए ताकि आप लोग आसानी से नोट्स बना सकें। ठीक है, तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो क्या बोल रहे हैं कंपाउंड, ये आपका पहला टॉपिक आज का कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड क्या है? दो सब्सटेंस, वो सब्सटेंस होते हैं कंटेनिंग टू और मोर देन टू एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर इन ए फिक्स रेशियो। मतलब कि दो या दो से ज़्यादा एलिमेंट्स होते हैं जो कि सब्सटेंस बनाते हैं, लेकिन उनका रेशियो क्या होना चाहिए? उनका फिक्स रेशियो होना चाहिए। आई बात समझ में? इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय सुटेबल केमिकल मेथड। जो इसके एलिमेंट्स हैं वो कॉन्स्टिट्यूएंट भी होने चाहिए और एक पर्टिकुलर सुटेबल मेथड से हम इसको कंपाउंड बना सकते हैं। जैसे कि CO2 कार्बन और ऑक्सीजन को मिक्स करेंगे तो ये कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा और ये हमेशा 1:2 की फॉर्म में ही बनेगा ये कंपाउंड। आई बात समझ में? तो ये तो बात थी आपकी कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। एग्जाम्पल और ले लीजिए, वाटर मॉलिक्यूल्स ले लीजिए। इसमें क्या है? इसमें 2:1 रहेगा। आई बात समझ में? क्योंकि इसमें दो मॉलिक्यूल किसके हैं? हाइड्रोजन के हैं, और दो एक किसका है? ऑक्सीजन का है। ठीक है, अब देखिए टाइप्स, कितने टाइप्स के होते हैं? दीज आर 2 टाइप्स। पहला है ऑर्गेनिक, दूसरा है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? दोज कंपाउंड्स विच कंटेन्स कार्बन, few other elements such as hydrogen, oxygen, nitrogen and so on. These are originally obtained from living plants and animals. मतलब ये क्या कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड पहली बात तो बनते किससे? आपके लिविंग प्लांट से और एनिमल्स से मिलके बनते हैं। क्योंकि इनमें क्या होता है कि ये एक तरह से इनमें हाइड्रोजन भी होती है, ऑक्सीजन भी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है। ठीक है, तो बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं इनके अंदर। ठीक है, तो इन सब से मिलके जो कंपाउंड बनते हैं, जो सब्सटेंस बनता है, ठीक है, उनको क्या बोलते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। आई बात समझ में? इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से हो गए? जो इनके अलावा जो हैं, जैसे कि एग्जांपल मिनरल्स और रॉक्स हो गए। ठीक है, इनसे जो एलिमेंट बने, जो कंपाउंड बनते हैं, इन एलिमेंट से जो कंपाउंड बनते हैं उन्हें बोलते हैं इनऑर्गेनिक कंपाउंड। जैसे कि these are those any two or more elements out of all the known elements। मतलब कि जो हमारे नॉन एलिमेंट्स से हट के जो अननोन एलिमेंट्स बचते हैं, जैसे कि एग्जांपल लेके चले तो मिनरल्स हो गए, रॉक्स हो गए, तो इनसे जो कंपाउंड बनता है वो किस टाइप का कंपाउंड है? वो है इनऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लियर है? ये बात समझ में? तो वो कौन सा कंपाउंड हो गया आपका? इनऑर्गेनिक कंपाउंड हो गया। आगे देखिए मास, वेट और वॉल्यूम। अब आपको पता होना चाहिए मास क्या होता है। मास ऑफ अ सब्सटेंस इज द अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट। भाई मास क्या होता है? किसी भी सब्सटेंस में उसमें मैटर कितने अमाउंट में प्रेजेंट है। ठीक है, तो उस सब्सटेंस का क्या होगा? वो मास होगा। तो द मास ऑफ सब्सटेंस इज कॉन्स्टेंट। लेकिन जो मास होता है वो किस सब्सटेंस से क्या रहता है? कॉन्स्टेंट रहता है। यही बात समझ में? दोबारा से देख लो कि मास, किसी सब्सटेंस का मास कैसे डिनोट करते हैं कि अमाउंट किसकी? मैटर की कितनी अमाउंट प्रेजेंट है सब्सटेंस के अंदर। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं? मास बोलते हैं। आगे देखिए वेट। वेट क्या बोल रहा है कि कितना फोर्स एक्सर्ट कर रहा है ग्रेविटी के अकॉर्डिंग। ठीक है, कोई ऑब्जेक्ट है और अलग अलग प्लेनेट पे, अलग अलग जगह पे ग्रेविटी होगी, तो उस ग्रेविटी के अकॉर्डिंग कितना प्रेशर है या फोर्स एक्सर्ट कर रहा है। ठीक है, तो मान लीजिए यहाँ पे धरती पे है अपने कुछ 1 kg मान लीजिए एक ऑब्जेक्ट का, वहीं दूसरे प्लेनेट पे देखेगा 0.1 kg हो जाएगा। मतलब उसकी ग्रेविटी के अकॉर्डिंग ही उस पर क्या लगेगा? फोर्स लगेगा, फोर्स एक्सर्ट होगा। आई बात समझ में? तो ये प्लेस टू प्लेस वेरी करता है, एक जगह से दूसरी जगह पे वेरी करता है। डिफरेंट डिफरेंट वे डिनोट कर सकते हैं। क्यों? ड्यू टू चेंज द ग्रेविटी, क्योंकि जो ग्रेविटी है वो चेंज हो सकती है। ठीक है, तो वेट वही है कि वेट इज द फोर्स एक्सर्टेड बाय द ग्रेविटी ऑन ए ऑब्जेक्ट। तो वेट क्या है? किसी ऑब्जेक्ट पे ग्रेविटी के द्वारा फोर्स एक्सर्ट करवाना या फिर करना। ठीक है, उसी के बोलते हैं वेट बोलते हैं। जो कि आपको पता है कि प्लेस टू प्लेस वेरी करती है। दूसरी बात क्या है
कि ग्रेविटी भी क्या होती है, चेंज होती है। आई बात समझ में। अब बात करते हैं वॉल्यूम के बारे में। वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज द स्पेस ऑक्यूपाई बाई इट। तो वॉल्यूम क्या है कि उसकी सरफेस एरिया भी तो बोल सकते हो उसको, ठीक है, लेकिन उस सरफेस एरिया, सरफेस के बारे में बताएगा। वॉल्यूम किसके बारे में बताएगा, पूरे ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम बताएगा, किसकी लेंथ हो, ब्रेड्थ हो, हाइट हो, सरफेस एरिया, सर्कमस्टेंस हो, तो ये सभी आपको कौन बताता है, वॉल्यूम एक्सप्रेस करता है। तो क्या कह रहे हैं कि वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस इज अ स्पेस ऑक्यूपाई बाय इट। तो जितना स्पेस आपको, जिस मान लीजिए कि आप जिस जगह बैठे हो, तो मान लो कुर्सी बैठे हो या फिर टेबल पे बैठे हो, तो एक पर्टिकुलर एरिया भी तो घेर रही है ना, ये ऑक्यूपाई कर रही है, ठीक है। तो ये इससे क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। आई बात समझ में। द यूनिट ऑफ द वॉल्यूम लेंथ क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब। वॉल्यूम की जो लेंथ किससे डिनोट करते हैं, लेंथ क्यूब से, सेंटीमीटर क्यूब से और मीटर क्यूब से। अब क्या है, ऐसा यूनिट ऑफ वॉल्यूम क्या होती है, वॉल्यूम कैसा यूनिट क्या होती है, वही बता दो फटाफट, जल्दी बताओ क्या होती है वॉल्यूम कैसा यूनिट, मीटर क्यूब होती है। आई बात समझ में, क्या होती है, मीटर क्यूब होती है वॉल्यूम की एसआई यूनिट। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। देखिए दोस्तों, अगला टॉपिक अपना डेंसिटी। डेंसिटी क्या होती है, एक जनरल फॉर्मूला बचपन से पढ़ के आए हो आप, कि उसके मास और उसके डिवाइडेड में क्या होगा, वॉल्यूम। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम। अगर मान लो डेंसिटी ज़्यादा होगी तो उसका मास भी क्या होगा, ज़्यादा, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। और वॉल्यूम क्या रहेगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रहेगा। आएगा समझ में, डेंसिटी ज़्यादा होगी तो वॉल्यूम क्या होगा, वो डिक्रीज होएगा। और डेंसिटी कम है तो वॉल्यूम क्या होगा उसका, वो इंक्रीज हो जाएगा। आई बात समझ में। अब बात करते हैं टेम्परेचर के बारे में, तापमान के बारे में। द डिग्री ऑफ द हॉटनेस एंड कोल्डनेस इज एक्सप्रेस्ड इन द टर्म ऑफ द टेम्परेचर। या तो मतलब कुछ नहीं है यार, कि या तो सर्दी को बताएगा या फिर गर्मी को बताएगा, ठीक है। और किसे बताएगा, टेम्परेचर के थ्रू ही बताएगा कि आज कितना टेम्परेचर है, कल कितना टेम्परेचर होगा, ठीक है। तो दीज आर थ्री कॉमन स्केल्स टू मेजर द टेम्परेचर। भाई सीधी सीधी बात है, टेम्परेचर आ गया तो टेम्परेचर के मेजरमेंट की स्केल भी तो चाहिए, ठीक है। अब नहीं चाहिए तो वैसे बता दो भाई, लेकिन हमें तो चाहिए भाई, और भी काफ़ी अपने साथ साथी हैं तो जिनको ये स्केल्स चाहिए, ठीक है। पहला कौन सा है, सेल्सियस, दूसरा फ़ारेनहाइट, तीसरा केल्विन है, ठीक है। तो फर्स्ट के अकॉर्डिंग देखिए तो फ़ारेनहाइट की डिग्री निकाले तो 9/5 डिग्री प्लस में 32। तो यहाँ से के की वैल्यू निकालें तो क्या निकलेगी अपने। अब आप ये कहोगे सर भैया के कहाँ से आ गया, ठीक है, के भी बताएंगे आपको, लेकिन फिलहाल ये देखिए कि यहाँ पे केल्विन और फ़ारेनहाइट अलग अलग चीज़ें जी, क्योंकि ये वैल्यू किस में है, केल्विन में। तो केल्विन में लेंगे तो डिग्री सेल्सियस प्लस में 273 केल्विन इसमें ऐड कर देंगे। आई बात समझ में। तो ये फॉर्मूला था फ़ारेनहाइट और केल्विन का फाइंड आउट करने के लिए। अब देखिए नेक्स्ट बात करेंगे हम साइंटिफिक नोटेशंस के बारे में, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन क्या बोलती है, कि देखिए साइंटिफिक नोटेशन, वेरी लार्ज नंबर एंड वेरी स्मॉल नंबर आर कन्वीनियंट टू एक्सप्रेस इन द साइंटिफिक नोटेशन। भाई कुछ नहीं है, या ज़्यादा नंबर को शॉर्ट फॉर्म में लिखना है या फिर कम नंबर को इजीली एक्सप्रेस करना है कि हाँ भाई ये नंबर किससे बिलोंग कर रहा है और किससे नहीं कर सकता, ठीक है। तो फर्स्ट लेके चल रहा है इन मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन में क्या है कि दोनों के मल्टीप्लाई करनी है एक तरह से। 6.2 मल्टीप्लाई टू 10⁻³ मल्टीप्लाई में 10⁻⁴ मल्टीप्लाई में 12 हो जाएगा। आई बात समझ में। अब ये क्या है कि मान लो दोनों दोनों चीज़, यहाँ से क्या कॉमन है, यहाँ पे हम डिवाइडेड बाई 10 लिए, यहाँ के डेसिमल हटा दिया हमने, ठीक है, बाकी एज इट इज लिख दिया। यहाँ पे 12 और 62, ठीक है, 12 और 62 देखा जाए तो हम साइड में ले जा सकते हैं इसको, ठीक है। अब यहाँ पे क्या, इसको सोल्व करें हम तो क्या होगा, ये वाली चीज़ तो ऐड हो जाएगी, 10⁻⁷ हो जाएगी। आई बात समझ में। प्लस में ये क्या आ जाएगा, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 62 से, तो 62 मल्टीप्लाई बाई 12, तो 12 to the 24 और 12×6 = 72, तो 447, तो 744 ये हो जाएगी 4 नहीं होगी ये, ठीक है, क्योंकि ये होगी आपकी 10⁻, दोनों ऐड हो जाएगी तो दोनों ऐड होने पर क्या होगी, 10⁸ होगी यहाँ पे। आई बात समझ में। 744 मल्टीप्लाई 10⁸। सेम ऐसा ही केस है डिवीजन में, कि 5.2 मल्टीप्लाई बाई 10⁷ डिवाइडेड बाई 7.8 10⁻3। दोनों के डेसिमल हटा दिए, ये यहाँ जाएगा ऊपर तो 10⁻+ का क्या आएगा, 4 आ जाएगा। और ये डिवाइड होगा
तो क्या होगा 52/78 है। आप यहाँ पे इसको छोड़ सकते हैं, ठीक है, आपके नंबर नहीं कटेंगे, आप यहाँ पे भी आपको रिजल्ट ले सकते हैं, छोड़ सकते हैं। अब देखिए मिक्सचर के बारे में क्या बात कर रहे हैं। अरे मिक्सचर आप लोगों ने देखा नहीं है यार, यार मिक्सचर डेफिनेटली देखा होगा, ऐसे कैसे हो सकता है नहीं देखा। क्या आपने सुबह ही शिकंजी बनाई थी, ठीक है, या सुबह ही आपने रूह अफ़ज़ा बनाया होगा, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये आप मिक्सर पे ही तो करते हैं। लेकिन जब मिक्स करते हैं उस टाइम पे क्या होता है कि ईज़िली मिक्स हो जाते हैं, लेकिन इनकी क्वांटिटी क्या होती है, फिक्स होती है क्या? नहीं, इनकी कोई क्वांटिटी फिक्स नहीं होती, ना ही रेशियो इनका फिक्स होता। आई बात समझ में? तो इट इज़ डिफाइंड एज इन विच डिपेंड, एज इन द विच two or more substance are mixed together in any proportion और रेशियो। मतलब कि टू और मोर सब्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट से कंपाउंड है जो कि मिक्स होने के बाद क्या कह रहा है कि मिक्स होने के बाद कि उनका रेशियो क्या है, सेम होना चाहिए नहीं होना चाहिए, बताओ भाई। कंपाउंड में क्या था, कंपाउंड में उनका सेम रेशियो था या नहीं था, ये देखिए दोबारा से चेक कर लेते हैं कि कंपाउंड में कोई रेशियो नहीं था, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोल रहे हैं कि एनी रेशियो, ठीक है, एनी रेशियो, उसमें एक फिक्स रेशियो था। आई बात समझ में, दोबारा देख लीजिए कि कोई भी सब्सटेंस है, कोई भी एलिमेंट है, मिक्स होने के बाद वहाँ पे कंपाउंड बना रहे, सब्सटेंस बना रहे थे, वहाँ पे क्या था, एक फिक्स रेशियो था। यहाँ पे क्या है, आप शुगर में पानी मिलाते हो, क्या उनका रेशियो फिक्स रहता है? नहीं, उनका रेशियो फिक्स नहीं रहेगा। आई बात समझ में, क्लियर है। अब देखिए इसके टाइप्स क्या होते हैं। एक एक तो होता है होमोजीनियस मिक्सचर और एक होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। होमोजीनियस का मतलब क्या होता है कि उनकी प्रॉपर्टी जो है थ्रू आउट जो मिक्सचर के दौरान यूनिफॉर्म रहेगी, मतलब पहले भी वो लिक्विड था, बाद में वो क्या रहा, लिक्विड रहा, ठीक है। तो ये था आपका होमोजीनियस मिक्सचर के बारे में। अब देखिए हेट्रोजीनियस मिक्सचर के बारे में क्या बोल रहा है, इट इज composition of a mixture is not uniform throughout the mixture। तो मिक्सचर के दौरान क्या कह रहा है कि उनकी जो कंपोजिशन थी, किसकी, सब्सटेंस की जो कंपोजिशन थी, वो मिक्सचर होने के दौरान क्या हुआ, सेम नहीं आया। आई बात समझ में, अगर सेम नहीं आया तो डिफरेंट आया, तो ये कौन सी कंपनी में चला गया, ये अपने हेट्रोजीनियस मिक्सचर में चला गया। आई बात समझ में, हाँ बोलो हाँ है ना। होमो मतलब क्या था, यूनिफॉर्म थ्रू आउट द सिस्टम, सेम रहा था, ठीक है। और इसमें सॉल्यूशन कैसा रहेगा, डिफरेंट रहेगा पूरे सिस्टम के दौरान। मान लीजिए पहले कोई दो लिक्विड थे, एक बाद में गैस रिलीज कर देता है और एक लिक्विड बन जाता है। आई बात समझ में। नेक्स्ट देखिए एटम्स के बारे में बात करेंगे, एटम और मॉलिक्यूल्स के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है एटम्स के बारे में, ठीक है। बड़े अच्छे से आपने इंट्रोडक्शन पढ़ा था लास्ट वीडियो में, अगर नहीं पढ़ा हो तो आप लाइव प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं, क्लास +1 के सम बेसिक कंसेप्ट के एटम्स के बारे में, वहाँ पे आपको ब्रीफली समझाया गया है, ठीक है। एटम्स का द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ठीक है। ये क्या कह रहा है कि तो आपको बताइए एटम की सबसे छोटी यूनिट क्या होती है, पार्टिकल होती है। तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल जो मिलके क्या बनता है, अपना एलिमेंट, जो कि सिंगलेट फॉर्म में एग्जिस्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता, मतलब इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते। देखिए जैसे कि एग्जांपल, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, N2 आर नॉट कैपेबल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, मतलब ये कैपेबल नहीं है कि ये इंडिपेंडेंट रह सके, ये एक दूसरे के ऊपर डिपेंड है, ठीक है। जैसे कि हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन आएगा उस पर डिपेंड करेगा H2 गैस बनाने में, ऑक्सीजन और ऑक्सीजन भी डिपेंड करेगा, नाइट्रोजन और नाइट्रोजन भी डिपेंड करेगा। आई बस समझ में, ये इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखता। सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है कि हीलियम और नियॉन, आर्गन एंड सो ऑन कैपेबल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये ऐसे एलिमेंट है कि अकेले रह सकते हैं ये, ठीक है। ये एक तरह से नोबल गैस है, फुली स्टेबल है पीरियोडिक टेबल के अकॉर्डिंग, वो किसी अनदर वीडियो में आपको अच्छे से समझाया जाएगा। लेकिन फ़िलहाल ही समझ लीजिए कि हीलियम, नियॉन और आर्गन जो हैं नोबल गैस हैं, फुली स्टेबल हैं और ये एग्जिस्ट कर सकते हैं इंडिपेंडेंट, मतलब सिंगलेट फॉर्म में रह सकते हैं। अरे मतलब ये मान लीजिए कि अगर आप पढ़ लिख के अच्छे इंसान बनेंगे, ठीक है, तो आप अकेले ही तो जाओगे कमाने के लिए, ठीक है, अकेले जी कमाओगे तो आप इंडिपेंडेंट नहीं रहोगे, आप खुद पे अपने इंडिपेंडेंट हो, उस टाइम पे डिपेंड नहीं हो किसी पे। लेकिन अभी क्या है, आप क्लासेस ज्वाइन कर रखी है आपने, स्कूल जा रहे हो, तो आप इंडिपेंड हो, किस पे, अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हो, ठीक है। अब देखिए यही सब चीज़ थी पार्टिकल्स और एटम्स के बीच में।
अगला क्या है, मॉलिक्यूल्स के बारे में बात करते हैं कि मॉलिक्यूल क्या होता है, स्मॉलेस्ट। तो अपना जो नेक्स्ट टॉपिक है ये है अपना मॉलिक्यूल्स, ठीक है। तो दो मॉलिक्यूल्स क्या बोल रहा है, द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ सब्सटेंस, किसका, पार्टिकल्स का, भाई सब्सटेंस के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल है किससे बनते हैं, विच इज मेड बाय द कम्बिनेशन ऑफ टू और मोर एटम्स, किससे बनता है ये, कि कम्बिनेशन किसका, एटम्स, दो या दो से ज़्यादा एटम्स के कम्बिनेशन से ही ये बनता है, ठीक है। अब सब्सटेंस में क्या होता है आपका, कि एलिमेंट्स भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। देखिए नेक्स्ट क्या बोल रहा है कि एंड इट इज़ कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस, ये अपने कैपेबल हैं, इंडिपेंडेंट रह सकते हैं, ये इनकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस शो करता है ये। आई बात समझ में। अब देखिए इनके टाइप्स रहते हैं नीचे, इसके दो टाइप है। पहला क्या है, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स, दूसरा है हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स। तो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स में क्या आ गया, दीज आर दोज मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट, मतलब कि होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, सेम टाइप के एटम्स हैं जो कि ऐड होने के बाद शेयर, इलेक्ट्रॉन शेयर करने के बाद बॉन्ड बनाते हैं, और बॉन्ड बनाने के बाद ये पूरा मॉलिक्यूल बन जाता है। तो ये कौन से टाइप का हो गया, होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे कि हाइड्रोजन, फ्लोरीन, ओजोन, ऑक्सीजन, ठीक है। अब बात करते हैं हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स के बारे में। हेटेरो का मतलब क्या हो गया यहाँ से, डिफरेंट, तो डिफरेंट टाइप्स के एटम आएंगे। तो दोज मॉलिक्यूल्स विच आर मेड अप ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, ठीक है। तो कौन से टाइप्स के एलिमेंट्स होंगे इसमें, डिफरेंट टाइप्स के एलिमेंट्स होंगे, जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, क्लोरीन हो गया, HCl बना देगा अपने को, ठीक है। हाइड्रोजन सल्फेट आयन हो गया, मतलब सल्फेट में भी कौन सा, सल्फर और ऑक्सीजन है, ठीक है। तो H2SO4 मतलब सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा। और भी काफ़ी सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कि होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल्स की फॉर्मेशन करते हैं। आई बात समझ में। मतलब ये कुछ नहीं है कि अगर आपकी सोच, अगर आपकी किसी फ्रेंड से मिलती जुलती है तो आप एक तरह से होमो एटॉमिक फ्रेंड सर्कल बना सकते हो, और नहीं बनती तो मतलब सोच नहीं मिलती और आप लोगों की नहीं बनती तो आप हेटेरोएटॉमिक फ्रेंड सर्कल बन जाता है वो। आई बात समझ में। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक के बारे में बात करेंगे। आगे हम बात करें फिजिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या कहती है कि दोज फिजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ अ सब्सटेंस विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ द सब्सटेंस। मतलब एक तरह से मान लीजिए कि अगर कोई सब्सटेंस है, अगर उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है लेकिन वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो चेंज नहीं करता, ठीक है, हमें शो होता है कि हमें उसकी जो आइडेंटिटी है वो सेम रहेगी, तो वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो सकती है। आई बस दोबारा देख लीजिए, दोज प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच कैन बी मेजर्ड और ऑब्जर्व विदाउट चेंजिंग द आइडेंटिटी ऑफ अ सब्सटेंस, ठीक है। मतलब मान लीजिए कि एक तरह से एग्जांपल लेके चले, जनरल लाइफ का एग्जांपल है कि मान लो एक चेयर रखी है, ठीक है। अब वो चेयर है उसको हम साइज़ उसका इंक्रीज़ कर देते हैं मेल्ट करने के बाद, लेकिन क्या वो सॉलिड स्टेट में से मेल्टिंग प्रोसेस में कन्वर्ट होगी वो, नहीं, ठीक है। हालांकि मेल्ट कर रहे हैं उसको, लेकिन कुछ समय बाद वो है एक तरह से रहेगी, फिर बाद में सॉलिड स्टेट में। दूसरी एग्जांपल ले लीजिए कि आप इरेज़र ले रहे हैं या फिर बालों में लगाने वाला जो रबर है, ठीक है, वो भी एक तरह से सॉलिड स्टेट में ही है, लेकिन वो सेमी सॉलिड है। आई बात समझ में, क्योंकि उसमें टेंडेंसी टू फ्लो की कैपेसिटी भी है उसमें। अब वो उसको स्ट्रेच करते हैं, स्ट्रेच करने के बाद दोबारा से रिलीज़ करेंगे तो वो दोबारा से अपनी प्रॉपर्टी रिगेन कर लेगा, तो एक तरह से वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई। आई बात समझ में। अब केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करें तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ कौन सी होती है, दोज प्रॉपर्टी ऑफ सब्सटेंस विच कैन बी ऑब्जर्व ड्यूरिंग केमिकल चेंज, मतलब कि वो सब्सटेंस की प्रॉपर्टी जो कि हम ऑब्जर्व करने पे उसके अंदर केमिकल चेंज हमें शो होता है, ठीक है, वो उसके क्या बोलते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज़ बोल सकते हैं। जैसे कि अब ये आइस क्यूब ले लीजिए, आइस क्यूब अपने सॉलिड सब्सटेंस है, अगर उसको मेल्ट करें तो वाटर में, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा वो, ठीक है। रहा तो वो भी पहले तो वाटर की आइस क्यूब थे, अब वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, वाटर लिक्विड में कन्वर्ट हो गया आपका, ठीक है। तो अब वो उसमें क्या हुआ, फिर उसमें केमिकल चेंज हुआ ना, कि उनके बॉन्ड्स वीक हो गए, प्रॉपर्टी चेंज हो गई। आई बात समझ में। तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होती है, केमिकल प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट बात करें प्रिसीजन के बारे में। प्रिसीजन क्या कहता है कि द क्लोजनेस ऑफ अ सेट वैल्यू ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आइडेंटिकल मेजरमेंट, मतलब कि कोई आपकी मान लीजिए एग्जैक्ट वैल्यू जो है मान लो 5 है, ठीक है।
आपकी जो है सेट ऑफ वैल्यूज़ है 5 है, और उसको मेजरमेंट करते हैं तो आइडेंटिकल ही सेम निकले, अगर वही चीज़ निकले, ठीक है, आइडेंटिकल चीज़ निकले तो उसे क्या बोलेंगे हम, प्रिसीजन बोल सकते हैं। आई बात समझ में? बोलो हाँ है ना? कि दोबारा देख लीजिए, द क्लोजनेस ऑफ द सेट वैल्यूज ऑब्टेन्ड फ्रॉम द आइडेंटिकल मेजरमेंट इज कॉल्ड प्रिसीजन। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए इसी से मिलता जुलता है आपका एक्यूरेसी के बारे में। एक्यूरेसी क्या बोल रहा है कि इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ द सिग्निफिकेंट मेजरमेंट टू इट्स ट्रू वैल्यू। मतलब ये क्या बोल रहा है कि देखिए कि एक्यूरेसी क्या बोल रही है कि एग्जैक्ट वैल्यू के जो मेजरमेंट हम अगर हम निकालते हैं तो एग्जैक्ट सिंगल बिल्कुल एग्जैक्ट अप्रोक्सीमेट वैल्यू के बराबर जो निकलेगा उसे क्या बोलते हैं, हम एक्यूरेसी बोल सकते हैं। ठीक है, इट रेफर्स टू द क्लोजनेस ऑफ ए सिंगल मेजरमेंट, मतलब कि सिंगल एक बार में ही हमने वैल्यू निकाली है और वो क्या निकलेगी, इसकी ट्रू वैल्यू निकल सकती है। ठीक है, उसे क्या बोलेंगे, एक्यूरेसी। अब मान लीजिए आपको पता है कि आपके मार्क्स आने हैं कि 70 में से 68 और आपके फर्स्ट अटैम्प्ट में ही 68 मार्क्स आ जाते हैं, तो वो आपकी क्या है, एक्यूरेसी है। और प्रिसीजन क्या होता है कि भाई नियर अबाउट उसकी वैल्यूज आ सकती है। ठीक है, आइडेंटिकल मेजरमेंट जो है उसका एग्जैक्ट जो है वो क्लोजनेस मतलब नियर अबाउट उसकी वैल्यू आ सकती है, उसे क्या बोलेंगे हम, प्रिजन्स बोलेंगे, प्रिसीजन्स। ठीक है, अब आगे जो टॉपिक रहेगा वो आपका रहेगा सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, कि अगर हम एग्जैक्ट वैल्यू के बारे में आपको पता चल गया कि हाँ भाई मान 25.6 होती है तो हम उसको 26 बोल सकते हैं या फिर 25 बोलेंगे। तो ये जो सभी जो टॉपिक्स रहेंगे ये आपके रूल्स के हिसाब से और सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में हम आपको कल बताएंगे आपको आने वाली वीडियोज़ में। तो इस वीडियो पे बने रहिए, चैनल पे बने रहिए और अपने हैंड रिटन नोट्स ज़रूर तैयार कर लीजिए। ठीक है, ताकि आप लोगों को हेल्पफुल लोगों के पास भी पहुंचाने में आपको परेशानी ना हो और फाइनल एग्जाम में रिवाइज करने में भी कोई परेशानी ना हो। ठीक है, तो वीडियो को शेयर करते रहिए, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करते रहिए। और अभी दिखाई दे रहा है कि हाँ भाई काफ़ी लोग हैं जो चैनल को देख रहे हैं, विजिट कर रहे हैं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं। तो लाइक बटन प्रेस कीजिए, आप अपने चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। ओके, चैनल पे बने रहिए, नेक्स्ट वीडियो का अपडेट जल्दी आपको मिलेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।